हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए यानी कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए बीपीएससी टीआरई 1.0, बीपीएससी टीआरई 2.0, बीपीएससी टीआरई 3.0 और बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्ज़ाम हुआ था, उन सभी में साइंस वाले सेक्शन में बायोलॉजी के यानी कि जीव विज्ञान के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन है बीपीएससी टीआरई न्यू वैकेंसी के लिए। इसको ध्यानपूर्वक आप पूरा ज़रूर देखिए। और इसी प्रकार से मैंने आपको बिहार हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब मैंने आपको कवर कराया हुआ है। तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आप इसी तरह के अगर कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी इसी तरह का इम्पॉर्टेंट वीडियो बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए, बिना देरी किए हुए सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम एक ग्रुप में इसको आप ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 4.0 न्यूज़ के लिए साइंस में बायोलॉजी के, जी हाँ फ्रेंड्स, साइंस में बायोलॉजी के जितने भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1.0, टीआरई 2.0, टीआरई 3.0 का जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम जो री एग्ज़ाम हुआ था उनमें, और साथ ही साथ देखिए 2024 में बीपीएससी हेड टीचर और बीपीएससी हेड मास्टर के एग्ज़ाम लिया गया था। तो उनमें जितने भी बायोलॉजी के यानी कि जीव विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं उनको आज हम लोग एक ही सेशन में कवर करेंगे। और इसी प्रकार से मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी मैं आपको कवर करवा दूंगा। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं जीव विज्ञान। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़िएगा। देखिए, पहला प्रश्न है कि सौरोलॉजी निम्न का अध्ययन है। अब यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, इसको सौरोलॉजी बना लीजिए, ऐसे सौरोलॉजी, ठीक है ना। मैं अंग्रेजी में भी लिख देता हूँ सौरोलॉजी, ठीक है ना, SAUROLOGY, सौरोलॉजी, ठीक है ना। सौरोलॉजी किसका अध्ययन है? आप देख सकते हैं ये बीपीएससी हेड टीचर 2024 का क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा फ्रेंड्स कि सौरोलॉजी जो है निम्न का अध्ययन है। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उससे भी आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। चलिए अब बताइए फ्रेंड्स कि सौरोलॉजी जो है, सौरोलॉजी ये किसका अध्ययन है? तो देखिए, सौरोलॉजी जो है ना फ्रेंड्स, ये आपका छिपकलियों का अध्ययन है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। छिपकली जो है ये सरीसृप वर्ग का प्राणी है। याद रखिएगा, छिपकली सरीसृप वर्ग का प्राणी है। और आपने पढ़ा भी होगा कि सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो सरीसृपों का अध्ययन जो है ये आपके हर्पेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी कहलाता है। सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अच्छा, छिपकली का अगर आपसे वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो क्या बताइएगा? छिपकली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ LACERTILIA। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसको पढ़ेंगे लैसरटिलिया। क्या पढ़ेंगे? लैसरटिलिया पढ़ेंगे। छिपकली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो लैसरटिलिया है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है फ्रेंड्स? सांपों का अध्ययन, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सांपों का अध्ययन जो कहलाता है ये ऑफियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ये ऑफियोलॉजी कहलाता है। ऑफियोलॉजी, ठीक है ना, ऑफियोलॉजी। यहाँ मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑफियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। सांपों का अध्ययन ऑफियोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन सौरोलॉजी और सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी के रूप में कार्य करती है? आप देख सकते हैं ये आपका बीपीएससी का क्वेश्चन है। बताइए, बीपीएससी स्कूल टीचर का ही, कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी और बहिःस्रावी के रूप में कार्य करती है? तो फ्रेंड्स, ये जो ग्रंथि है इसका नाम क्या है? इसका नाम है अग्नाशय।
अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज इसको बोलेंगे अंग्रेजी में। और देखिए ध्यान दीजिएगा, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन? अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और वैसे अगर पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है, यानी कि लीवर है सबसे बड़ी ग्रंथि। और ये अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और देखिए अग्नाशय का एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका कहलाता है। क्या कहलाता है? लैंगरहैंस की द्वीपिका कहलाता है। और लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा सेल से, बीटा कोशिका से जो है इंसुलिन स्रावित होता है। आपको पता है इंसुलिन के अल्प स्रवण से मधुमेह यानी कि डायबिटीज नामक रोग होता है। तो इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्न में से क्या कहलाता है? जो मुख्यतः मांस खाता है निम्न में से क्या कहलाता है? तो देखिए जो मुख्यतः मांस खाते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो फ्रेंड्स उसको बोला जाता है कार्निवोरस। उसको क्या बोला जाता है? कार्निवोरस बोला जाता है, यानी कि हिंदी में इसको मांसाहारी बोला जाता है। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं ओमनीवोरस है, ओमनीवोरस। तो ओमनीवोरस में क्या होते हैं? तो ओमनीवोरस में सर्वाहारी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ओमनीवोरस को सर्वाहारी। ठीक है ना, सर्वाहारी बोला जाता है ओमनीवोरस को। चलिए, और हर्बीवोर किसको बोला जाता है? तो जो पौधे पर निर्भर रहते हैं उनको बोला जाता है। ठीक है, चलिए हर्बीवोर, ठीक है, इसको शाकाहारी बोलेंगे। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मृत जीवों के अपघटक हैं, मृत जीवों के अपघटक। चलिए बताइएगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मृत जीवों के अपघटक हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सब लोग आंसर बताइए। देखिए वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधे और जानवरों का अपघटन करते हैं वे अपघटक कहलाते हैं। और देखिए जीवाणु और कवक दोनों ही अपघटक के अंतर्गत आते हैं। जीवाणु, ठीक है ना, यहाँ पर, और कवक ये दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं? अपघटक के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए लैक्टियोल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लैक्टियल, लैक्टियल किससे संबंधित है बताएंगे फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टियल किससे संबंधित है? चलिए देखिए फ्रेंड्स, लैक्टियोल जो है ना, लैक्टियोल, ये लैक्टियल्स जो है ये लसिका वाहिकाएं हैं। लैक्टियल्स क्या हैं? लसिका वाहिकाएं हैं। जो लैक्टियल्स रक्त कोशिकाओं के समान होते हैं, लेकिन रक्त कोशिकाओं की तुलना में इनका व्यास बड़ा होता है। इनका जो व्यास होता है वो बड़ा होता है। और इनका मुख्य कार्य क्या है? छोटी आंत में आने वाले पचे हुए भोजन में उपस्थित वसा को अवशोषित करना। वसा अवशोषण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वसा अवशोषण से। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को कहा जाता है। मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाई को क्या कहा जाता है? मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? नेफ्रॉन कहा जाता है। और यहाँ पर आप न्यूरॉन देख रहे हैं, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जो है ना, यह तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन कहा जाता है तंत्रिका तंत्र की इकाई को। और मानव गुर्दे में जो मानव गुर्दा है उसमें निस्यंदन इकाई को कहा जाता है नेफ्रॉन। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि ट्रैकोमा रोग संबंधित है। ट्रैकोमा रोग का संबंध किससे है? चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए फ्रेंड्स, ट्रैकोमा रोग का संबंध आंख से है। ट्रैकोमा एक संक्रामक रोग है। ठीक है ना, ट्रैकोमा जो है एक संक्रामक रोग है, याद रखिएगा, जो कि यहाँ मैं लिख देता हूँ किस जीवाणु के कारण होता है, जो कि क्लैमाइडिया, यहाँ मैं पूरा लिख देता हूँ, क्लैमाइडिया, ठीक है ना, क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस, क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है ना, और संक्रमण के कारण पलकों के भीतर की सतह खुरदरी हो जाती है। इस खुरदरेपन में आंखों में दर्द होता है, कॉर्निया टूट जाता है और अंततः अंधापन भी हो सकता है। तो ये आंख से संबंधित है ट्रैकोमा। चलिए उसके बाद देखिए, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, राइट आंसर क्या होगा? सब लोग बताइए, आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, ये एंजाइम जो है ये एमाइलेज है। एमाइलेज पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाला पहला एंजाइम है। और एमाइलेज एक प्रकार का एंजाइम या विशेष प्रोटीन है जो कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने में मददगार है। तो यहाँ पर एमाइलेज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एमाइलेज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एमाइलेज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न हम लोग कर लेंगे आगे। इस तरह का प्रश्न पूछा भी गया है दोबारा से, ठीक है ना। आगे मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। देखिएगा अगला प्रश्न है कि ट्रैकीकार्डिया में हृदय की गति होती है। ट्रैकीकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया हृदय गति के लिए एक चिकित्सीय शब्द है, ठीक है ना, एक चिकित्सीय टर्म है। जब हृदय 1 मिनट में 100 से अधिक बार धड़कता है तथा चिकित्सा विज्ञान में इसे ही ट्रैकियाकार्डी कहा जाता है। इसी को ट्रैकियाकार्डी कहा जाता है और इसमें हृदय गति सामान्य से क्या होती है, तेज हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितने जीवाणु निर्मित होंगे। अब देखिएगा 15 मिनट में, यानी कि 15 चौका 60। यहाँ पर देखिए ये 15 मिनट का मैं टर्म बना रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। ये 15-15 मिनट का मैं टर्म बना रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि 15 चौका 60, ये 1 घंटा हो गया, हमें 2 घंटे पर निकालना है। अब यहाँ पर देखिए ये भी 15 मिनट का हो गया, आसानी से समझ जाइएगा, ठीक है ना। तो ये आप देखिए 1 घंटा यहाँ और 1 घंटा यहाँ, 2 घंटा हो गया। देखिए प्रत्येक 15 मिनट में क्या होती है, प्रत्येक 15 मिनट विभक्त होती है, यानी कि 1 से 2 हो गया, 2 से 4, 4 से कितना हो गया 8, 8 से कितना हो गया 16, 16 से अब देखिए यहाँ पर आइए 32, 32 से 64, 64 से 128 और 128 से कितना 256। इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है। बताइए किस संरचना से जो है स्पष्ट होता है पौधे एवं पशु कोशिका, यानी कि आप कह सकते हैं कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए जंतु कोशिका और पादप कोशिका में जो अंतर होता है ये कोशिका भित्ति से स्पष्ट होता है। कोशिका भित्ति, ध्यान रखिएगा, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। और पादप कोशिका की कोशिका भित्ति जो है ये सेलुलोज से मुख्यतः बनी होती है। और भी टर्म है, सेलुलोज है, पैक्टिन भी याद रखिएगा, कभी कभी सेलुलोज और पैक्टिन दे देगा। पैक्टिन के अलावा कभी कभी आपको लिग्निन भी दे देगा, लेकिन मुख्यतः ये बनी होती है सेलुलोज से। तो सेलुलोज प्लस पैक्टिन प्लस लिग्निन ये सब भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा कवक की कोशिका भित्ति पूछा जाता है, तो कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। इसे भी आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका होती है। बताइए ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका होती है। चलिए आंसर सब लोग इसका कमेंट करके बताइए। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप जान लीजिएगा, पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ब्रायोफाइटा में जो बीजाणु मातृ कोशिका होती है ये द्विगुणित होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तो ब्रायोफाइटा में जो होता है इसमें मॉस और लिवरवर्ट आते हैं। मॉस और लिवरवर्ट ये जो है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, मॉस और लिवरवर्ट, ठीक है ना, लिवरवर्ट याद रखिएगा। और ब्रायोफाइटा जो है ये प्राय पहाड़ियों में नम और छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, याद रखिएगा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का जल स्थलचर यानी कि उभयचर, जल और स्थल दोनों में रहने वाला, इसीलिए ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, ठीक है ना। और देखिए ब्रायोफाइटा में वास्तविक संवहन उत्तक नहीं होते हैं, ये भी याद रखिएगा। पूछेगा कि किसमें वास्तविक संवहन उत्तक नहीं होते हैं, तो याद रखिएगा ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में, ठीक है। तो जो भी मैं आपको टर्म बता रहा हूँ, जो भी आपको मैं एक्सप्लेन करके फैक्ट्स बता रहा हूँ, उसे आप जरूर याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है, तो ये आपको भी पता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो है उपयोग करती है किसका, तो फ्रेंड्स ग्लूकोज का। किसका उपयोग करती हैं, ग्लूकोज का करती हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटोप्लास्ट क्या है। प्रोटोप्लास्ट क्या है, तो देखिए प्रोटोप्लास्ट जो है ना, प्रोटोप्लास्ट यह एक पादप कोशिका, जीवाणु कोशिका या कवक कोशिका है जिसकी कोशिका भित्ति किसी यांत्रिक या रासायनिक विधि के द्वारा पूर्णतः या अंशतः हटा दी गई हो, ठीक है ना। प्रोटोप्लास्ट इनकी कोशिका भित्ति पूर्णतः हटा दी गई होती है। तो यहाँ पर देखिए पादप कोशिका और कोशिका भित्ति इसकी हटा दी गई होती है, ठीक है ना। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी पादप कोशिका, कोशिका भित्ति, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाले उत्प्रेरक को बताइए। शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाला। अब देखिए ये प्रश्न जो है बीपीएससी हेडमास्टर का है बेशक, बट ये टीआरई 3.0 में भी पूछा गया था, ठीक है। और वहाँ पर क्या दिया गया था, अंग्रेजी में इसका डाइजेस्टिव एंजाइम की जगह दे दिया गया था पाचक एंजाइम, ठीक है ना। पाचक एंजाइम ऑप्शन में दिया गया था टीआरई 3 वाले में, ठीक है ना। तो शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाले उत्प्रेरक होते हैं कौन, डाइजेस्टिव एंजाइम या हिंदी में इसको बोलेंगे पाचक एंजाइम,
ठीक है, पाचक एंजाइम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। अच्छा देखिए, विटामिन B12 इसी में कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है, याद रखिएगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइनोकोबालामिन, मतलब ना दे करके कोबालामिन दिया गया है, ठीक है ना। तो कोबालामिन या फिर साइनोकोबालामिन याद रखिएगा आप। क्लियर ना फ्रेंड्स। चलिए देखिएगा कि डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है। चलिए डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है, तो फ्रेंड्स ये जीन है, जीन है। अच्छा आनुवांशिकता की इकाई क्या है, तो जीन ही आनुवांशिकता की इकाई है। आनुवांशिकता की इकाई क्या है, याद रखिएगा। आनुवंशिकता की इकाई क्या है, आनुवंशिकता की इकाई जो है ये आनुवंशिकता की यूनिट जीन है, ठीक है, जीन है, याद रखिएगा। क्लियर ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं। पाचन के बाद प्रोटीन, देखिए पाचन की क्रिया में विभिन्न एंजाइम भोजन के जटिल अणुओं को छोटे छोटे अधिक आसानी से अवशोषित होने योग्य रूप में तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, जिसका उपयोग शरीर के द्वारा किया जाता है। एमाइलेज मैंने बताया था। उसके बाद प्रोटीज भी होता है, ठीक है ना, प्रोटीज, एमाइलेज और एक लाइपेज है, ठीक है ना, लाइपेज, ये सब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है, तो फ्रेंड्स ये एमिनो एसिड में जो है परिवर्तित होता है। किस में, एमिनो एसिड में परिवर्तित होता है। चलिए उसके बाद देखिए, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, बताइए। देखिए मानव गुर्दे की कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है। 2 यानी कि एक जोड़ा, एक जोड़ा में कितना होगा, 2 होता है, ठीक है। तो मानव गुर्दे की कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। जोड़ा में पूछेगा तो एक जोड़ा, याद रखिएगा, जोड़ा में एक जोड़ा। क्लियर ना। चलिए और वैसे आपको पता है ना कि मनुष्य के शरीर में ज़्यादातर कोशिकाओं में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र, और इनमें से जो 22 जोड़े होते हैं उनको ऑटोसोम कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, उनको ऑटोसोम कहा जाता है। 22 जोड़े को ऑटोसोम कहा जाता है, और वहीं जो 23वीं जोड़ी होती है ना उसको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि गुणसूत्र पर जीन की खलेसन दिया गया व्यवस्था होती है। गुणसूत्र पर जीन की, चलिए बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा इसका। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर हम बात करते हैं तो गुणसूत्र में जीनों की व्यवस्था रेखीय होती है। जीनों की व्यवस्था क्या होती है, रेखीय होती है, यानी कि रैखिक, राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि गुणसूत्रों में जीनों की आपेक्षिक स्थिति को जीन मानचित्रण से पता किया जाता है। यहाँ पर देखिए किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति का ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो अभी मैंने बताया था गुणसूत्रों में जीनों की आपेक्षिक स्थिति को जीन मानचित्रण से जो है प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जीन मानचित्रण राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, जीन मानचित्रण। और देखिए ये जीन मानचित्रण जो है इसका उपयोग जीन क्रम निर्धारण करने, जीन के बीच की दूरी की गणना करने के लिए भी किया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की क्रिया को कहते हैं। बताइए फ्रेंड्स, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की क्रिया को कहा जाता है अनुवांशिकता। इसको हम लोग बोलते हैं अनुवांशिकता, ठीक है ना। और अनुवांशिकता का जनक किसको कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है ना। कहीं कहीं जीजे मेंडल भी आपको लिख देगा, जीजे मेंडल, तो याद रखिएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है। अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से जो है किसे संदर्भित करता है, चलिए बताइएगा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। सब लोग आंसर कमेंट करिए कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स इसमें से अगर बात करते हैं तो अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से अनुवांशिकी को संदर्भित करता है। जीव विज्ञान में अनुवांशिकता का अध्ययन अनुवांशिकी कहलाता है। और अनुवांशिकता मैंने बताया था कि माता पिता से उनकी संतानों में गुणों का स्थानांतरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर अनुवांशिकी हो जाएगा, ठीक है। अनुवांशिकता का अध्ययन अनुवांशिकी कहलाता है। और अनुवांशिकता होता क्या है, माता पिता से उनकी संतानों में गुणों का स्थानांतरण। चलिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताइए। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है वंशागति के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको जो कहा जाता है ना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को, तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है अनुवांशिकी। इसको क्या बोला जाता है, अनुवांशिकी बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए अनुवांशिकी बोला जाता है।
चलिए अगला प्रश्न हमारा कि संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है। संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है। अच्छा, जो संघ इकाइनोडर्मेटा होते हैं ना, इकाइनोडर्मेटा में कौन कौन से जीव आते हैं, तो स्टार फिश आता है, पहले याद रख लीजिएगा, स्टार फिश आते हैं। उसके बाद इसमें आपका समुद्री अर्चिन आता है। समुद्री अर्चिन ये डायरेक्टली दे करके पूछ लिया जाएगा कि समुद्री अर्चिन किस संघ के अंतर्गत आता है, तो इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत। समुद्री खीरा जो सी कुकुम्बर हैं, समुद्री खीरे, समुद्री खीरे, समुद्री खीरे ये भी आपके इकाइनोडर्मेटा में आते हैं, समुद्री खीरे। तो एटलीस्ट ये स्टार फिश, समुद्री अर्चिन और समुद्री खीरे याद रखिएगा। और जो इकाइनोडर्मेटा होता है इसमें 3 स्तरीय और सीलोमिक गुहा होती है, बिल्कुल सही है। और इसमें विशिष्ट जल संवहन नाल भी होता है। और ये मुख्य रूप से मुक्तजीवी समुद्री जंतु होते हैं, मुक्तजीवी होते हैं ये, ठीक है ना। तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए देखिएगा कि ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है, तो यहाँ पर देखिएगा पक्षियों का अध्ययन जो है ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। और देखिए हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी इसको कहा जाता है। इसको कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी, इसको ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है ना। ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, यहाँ मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, बहुत सारे हिंदी के भी स्टूडेंट हैं। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है ना, ऑस्टियोलॉजी, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक वानस्पतिक हार्मोन है। वानस्पतिक हार्मोन या कहिए पादप हार्मोन, एक ही शब्द है, पादप हार्मोन पूछा जाएगा या वनस्पतिक हार्मोन। तो आपको पता है कि ऑक्सिन जो होता है, ऑक्सिन, ऑक्सिन जो होता है ये आपका पादप हार्मोन है। उसके बाद देखिए जिब्रेलिन होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ जिब्रेलिन, जिब्रेलिन भी पादप हार्मोन होता है। उसके बाद देखिएगा साइटोकाइनिन यहाँ पर पादप हार्मोन होता है। उसके बाद एब्सिसिक एसिड होता है। उसके बाद आपका एथिलीन होता है, एथिलीन जो होता है ये पादप हार्मोन होता है और गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र पादप हार्मोन है ये एथिलीन। और ये फलों के पकाने में सहायक होता है, फलों के पकाने में। और एक आपका फ्लोरोजेंस होता है, फ्लोरोजेंस या फ्लोरिजेंस का, ये फ्लोरोजेंस, ये आपके फ्लोरोजेंस जो होता है ये फूलों के खिलाने में सहायक होता है, ये फूलों के खिलाने में। और एथिलीन फलों के पकाने में सहायक होता है। और यहाँ पर राइट आंसर साइटोकाइनिन होगा, वानस्पतिक हार्मोन। और देखिए जो आपका साइटोकाइनिन जो होता है ना, ये कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, ये पादपों में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा पौधे में मौजूद होता है लेकिन जानवरों में नहीं। अब देखिए अभी मैंने बताया था कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, परंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। और पादप कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज से बनी होती है। तो सेलुलोज जो है ये आपके पौधे में मौजूद होते हैं लेकिन जानवरों में नहीं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण निम्न में से तेज हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण किस में तेज होता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये आपका प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में तेज होता है। यहाँ पर देखिए लाल रंग का प्रकाश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में। तो देखिए फ्रेंड्स पराग कोश में जो होते हैं आपके परागकण होते हैं, पराग कोश में परागकण होते हैं जिनमें नर युग्मक होते हैं, जिनमें नर युग्मक होते हैं, ठीक है, जिनमें नर युग्मक होते हैं, क्लियर। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि कौन से लक्षण किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं। जलोद्भिद बनाते हैं कौन से जो है लक्षण। तो देखिए इसमें यांत्रिक उत्तक का अभाव होता है, बिल्कुल ये करेक्ट है। वायु उत्तक की उपस्थिति होती है और सुविकसित संवहन तंत्र इसमें उपस्थित होता है। तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधा है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए एक प्रश्न बीपीएससी में ही पूछा गया था, ठीक है ना, बीपीएससी में ही पूछा गया था कि कीटभक्षी पौधे जो है किस प्रकार की मिट्टी में उगते हैं। तो याद रखिएगा कीटभक्षी पौधे ऐसे मिट्टी में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है, और वहाँ पर वे कीटों के भक्षण करते हैं और अपनी जो नाइट्रोजन है उसकी आवश्यकता की ये पूर्ति करते हैं, क्लियर ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा ये कीटभक्षी पौधे के उदाहरण इसमें से देखिए ड्रोसेरा हो जाएगा। ड्रोसेरा के अलावा एक पिचर प्लांट भी है, पिचर प्लांट, यहाँ मैं लिख देता हूँ कुछ, मैं आपके यहाँ पर कीटभक्षी पौधे के नाम लिख रहा हूँ, पिचर प्लांट, ड्रोसेरा हो गया। यहाँ पर लिखिएगा वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। उसके बाद देखिएगा याद रखिएगा बटरवार्ट, ठीक है, और मंकी कप, मंकी कप, ये सब आपके कीटभक्षी पौधे के उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अदरक एक भूमिगत तना एवं जड़ नहीं है,
मतलब भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है क्योंकि। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, ठीक है ना। अदरक जो होता है ये आपका भूमिगत रूपांतरित तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें जो है गांठ एवं एक पर्व होता है, नोड एवं इंटरनोड होता है, ठीक है। और यह एक प्रकंद तने का भूमिगत रूपांतरण है, याद रखिएगा। तो इसमें नोड और इंटरनोड, इसमें गांठ और पर्व होते हैं। नोड और इंटरनोड भी दे देगा, ठीक है ना, नोड और इंटरनोड, तो इसे भी आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है। पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कार्पेल, ठीक है ना। कार्पेल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा कार्पेल, पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है। देखिएगा पौधे की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है। पौधे की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है। देखिए पौधे में जल अवशोषण की मूल प्रक्रिया जो है मूल रोमों के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, मूल रोमों के द्वारा होती है, ठीक है ना, मूल रोमों के द्वारा होती है। और यह मूल रोम मिट्टी के कोनों के संपर्क में रहते हैं तथा परासरणी दाब, जिसको कि हिंदी में परासरणी दाब और अंग्रेजी में एस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा कोशिकाएं जल का अवशोषण करती हैं। प्रत्येक मूल रूम में एक रिक्तिका होती है जो कोशिका रस से भरी होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है। गर्म खून का प्राणी इसमें से कौन सा है, तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तो पक्षी और स्तनधारी, याद रखिएगा पक्षी और प्लस में लिख देता हूं स्तनधारी। जो पक्षी हैं और स्तनधारी होते हैं ये गर्म खून वाले जानवर होते हैं, गर्म खून वाले जानवर होते हैं पक्षी और स्तनधारी, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिएगा तो यह टोड, मगरमच्छ, मछली, ये सब जो होते हैं ये गर्म खून के प्राणी नहीं हैं। गर्म खून के प्राणी इनमें से कोई भी नहीं है, इसीलिए राइट आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा मछली, उभयचर, यहाँ पर मछली दिएगा, मछली, उभयचर, ठीक है। सरीसृप ये ठंडे खून वाले जानवर होते हैं। ये मछली जो है उभयचर है, सरीसृप है, ठीक है। मगरमच्छ सरीसृप में आ गया। ये सब जो है आपके ठंडे खून वाले जानवर होते हैं। और जो ठंडे खून वाले जानवर होते हैं इनको एक्टोथर्मिक भी कहा जाता है, ठीक है। एक्टोथर्मिक, यहाँ में लिखता है एक्टोथर्मिक कहा जाता है, एक्टोथर्मिक, एक्टोथर्मिक कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए देखिए रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु को री एग्जाम का प्रश्न है TRE 3.0 का, डेजर्टिकोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेजर्टिकोलस। देखिए केचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं, बताइए केचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं। चलिए फटाफट कमेंट करिए। देखिए केचुए में जो है ना 4 जोड़ी पार्श्व हृदय होते हैं। कितने, 4 जोड़ी। जोड़ी में पूछेगा तो 4 जोड़ी, और वैसे संख्या पूछेगा तो कितना, 8 हो गया। तो 8 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा उभयचर सांस लेने के लिए किसका उपयोग में लाते हैं। तो उभयचर सांस लेने के लिए जो है फेफड़े का भी इस्तेमाल करते हैं, त्वचा के भी इस्तेमाल करते हैं, गिल का भी इस्तेमाल करते हैं। एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है। वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है, तो फ्रेंड्स ये कोशिका जल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। TRE 3.0 का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, री एग्जाम वाला। चलिए देखिएगा कि प्रकाश की ओर पौधे के झुकाव का मुख्य कारण क्या है। प्रकाश की ओर पौधे के झुकाव का मुख्य कारण, तो फ्रेंड्स ये मुख्य कारण जो है ना प्ररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण। ऑक्सीजन मैंने बताया था ना कि ये पादप हार्मोन है, ठीक है, पादप हार्मोन है ऑक्सीजन, मैंने बताया था आपको, क्लियर। चलिए तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है। देखिए ये प्रश्न तो सेम नहीं है बट 2 बार पूछा गया है। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, जैसे मैंने बताया था कि साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, ठीक है। चलिए देखिएगा कि आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है, तो फ्रेंड्स आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना ये विसरण है। क्या है, विसरण है, ठीक है। चलिए लीची का खाद्य भाग यानी कि खाने योग्य भाग, लीची का खाने योग्य भाग आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स लीची एक जो है आपकी खाद्य योग्य भाग है, मतलब फल है, और इसका जो खाने वाला भाग है ये एरिल है इसका, ठीक है ना, एरिल राइट आंसर हो जाएगा।
एरिल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एरिल। ठीक है ना। अच्छा, लीची का उत्पादन सबसे ज़्यादा बिहार में होता है, आपको पता है। और जो शाही लीची है मुजफ्फरपुर का, इसको जीआई टैग भी दिया जा चुका है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि आम का खाने वाला भाग, तो मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति ये आम का खाने वाला भाग है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, सेब और नाशपाती का खाने वाला भाग, तो मांसल थैलेमस, मांसल थैलेमस। ठीक है, याद रख लीजिएगा आप। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि पौधे में प्रदीप्तिकालिता की खोज करने वाले कौन हैं। पौधे में प्रदीप्तिकालिता की खोज, तो पौधे में प्रदीप्तिकालिता की खोज गार्नर और एलार्ड ने किया था। पौधे के द्वारा प्रकाश की अवधि तथा समय के प्रति अनुक्रिया को ही प्रतिदीप्तिकालिता कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर गार्नर और एलार्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा कि एस्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। अब देखिए, एक प्रश्न ऐसे बनता है कि पत्तियों के सतह पर छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है एस्टोमेटा। ठीक है, एक प्रश्न ऐसे बनता है, रंध्र जिसको बोला जाता है हिंदी में रंध्र। ठीक है ना, वाष्प उत्सर्जन होता है इससे। तो वही पूछा गया कि जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि हिमालयन यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो हिमालयन यू पौधा है ना, पहले जान लीजिए। तो देखिए, इसके हर पार्ट से, चाहे वह छाल हो, जड़ हो, तना हो, इससे आपके एक पदार्थ निकलता है जिसका नाम है टैक्सोल, जिसको हम लोग टैक्सोल बोलते हैं। और ये टैक्सोल जो है, ये कैंसर के इलाज में, कैंसर के उपचार में उपयोग में लाया जाता है टैक्सोल। तो यही हिमालयन यू से प्राप्त किया जाता है। देखिए, हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है, तो फ्रेंड्स ये आपके हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं इसको, अपचयन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जल परागित पुष्पों के परागकण होते हैं। जल परागित पुष्पों के परागकण, जल परागित जो पुष्प होते हैं उनके परागकण ड्राई होते हैं। कैसे होते हैं, ड्राई यानी कि सूखे होते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है, तो इसको प्लांट फिजियोलॉजी बोला जाता है। अंग्रेजी में इसको प्लांट फिजियोलॉजी बोलेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है ना, और हिंदी में इसको पादप कारिकी बोला जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या बोलेंगे, तो याद रखिएगा पादप कारिकी। चलिए अगला प्रश्न है कि गाजर का रंग नारंगी जो होता है, गाजर का रंग नारंगी, ठीक है ना, ये किसके कारण होता है, क्यों होता है। देखिए, गाजर का रंग नारंगी होता है कैरोटीन के कारण, इसमें कैरोटीन होता है इसीलिए। ठीक है, अच्छा, सेब का रंग लाल होता है, सेब का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो सेब का रंग लाल जो होता है ना, ये आपके यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्रेंड्स, एंथोसाइनिन नामक पिगमेंट के कारण, एंथोसाइनिन नामक पिगमेंट के कारण सेब का रंग लाल होता है। अच्छा, टमाटर का रंग लाल होता है, टमाटर का रंग लाल होता है किसके कारण, लाइकोपिन के कारण, लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। तो गाजर कैरोटीन के कारण, सेब का रंग लाल एंथोसाइनिन के कारण, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण, गाजर का नारंगी कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है। चलिए बताइएगा, सब लोग आंसर कमेंट करिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें जो आपका महत्वपूर्ण वर्णक है ये आपका कौन सा है, लेग हीमोग्लोबिन है। यह ऑक्सीजन से बचाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण एंजाइम प्रणाली के लिए हानिकारक है। लेगुमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लेग हीमोग्लोबिन वर्णक महत्वपूर्ण है और यह ऑक्सीजन से बचाता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण एंजाइम प्रणाली के लिए हानिकारक है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार कौन सी है, बताइए। तो फ्रेंड्स, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली में प्रमुख भूमिका निभाता है और इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और ये लिम्फोसाइट तंत्र का हिस्सा होती है, इसीलिए यहाँ पर लिम्फोसाइट
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्वेत रक्त कणिका याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानव तंत्र में पाचक एंजाइम किसके द्वारा निर्मित नहीं होता है। पाचक एंजाइम किसके द्वारा निर्मित नहीं होता है, तो पाचक एंजाइम इसमें से आपका लीवर के द्वारा, ठीक है ना, लीवर के द्वारा निर्मित नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर देखिएगा सेरेबलम भी नियंत्रित करता है और कान भी नियंत्रित करता है, तो एक से अधिक बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो यहाँ पर देखिए गर्भाशय है, अंडाशय है, शुक्रवाहिका नहीं है। शुक्रवाहिका जो है ये आपका पुरुष यानी कि आपका नर जनन तंत्र का ये भाग है, नर जनन तंत्र का ये हिस्सा है शुक्रवाहिका। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि अलैंगिक जनन मुकुलन, देखिए अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। और अमीबा में अलैंगिक जनन जो है ये किसके द्वारा होता है, तो अमीबा में बाइनरी विखंडन के द्वारा। ठीक है ना, द्विविभाजन, अंग्रेजी में इसको बाइनरी विखंडन बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमीबा में कैसे होगा अलैंगिक जनन, तो अमीबा में होगा बाइनरी विखंडन। ठीक है ना, यहाँ मैं लिखता हूँ बाइनरी विखंडन के द्वारा, और ईस्ट में मुकुलन के द्वारा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं पूछा गया है, इसलिए लैक्रिमल जो होगा ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी नहीं, ये बहिस्रावी ग्रंथि है, ये बहिस्रावी ग्रंथि है लैक्रिमल। ठीक है ना, और लैक्रिमल जो है आँख में पाई जाने वाली ग्रंथि है और इसी से आंसू भी बनता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है। स्तनधारी में जो है आपका सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है। तो देखिए स्तनधारियों में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम चपटा हो जाता है। वस्तुतः फेफड़े के नीचे स्थित डायफ्राम स्तनधारियों में एक श्वसन मांसपेशी होती है जो श्वास लेने की प्रक्रिया में सहायता करती है, और ये जो है श्वसन के दौरान चपटी हो जाती है, तो चपटा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बायोलॉजी के यानी कि जीव विज्ञान के जितने भी प्रश्न जो है TRE 1, 2, 3 और 3 का जो एग्जाम हुआ था, साथ ही साथ BPSC हेड टीचर और हेडमास्टर में पूछे गए थे, उनको मैंने आपको BPSC TRE 4.0 न्यू वैकेंसी 2025 के लिए कवर करा दिया। फ्रेंड्स प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर